Hello and namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and student. आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का ऑस्ट्रेलिया के बारे में. हम इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इम्पोर्टेंट रिवर्स और उसके क्या इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं एंड कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं उस चीज को हम इसमें कवर अप करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी सेशन विच इज गोइंग टू अबाउट ऑस्ट्रेलिया ज्योग्राफी. सो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया जो है, सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं. ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एग्जाम में भी पूछ लेता है कि कोरल सी आइलैंड कहाँ है. तो कोरल सी आइलैंड जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है. तस्मान आइलैंड, तस्मान सी हो गया, कहाँ पे है. बास स्ट्रेट जो है वो किसे कनेक्ट करता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड को तस्मानियन आइलैंड से कनेक्ट करता है. कंगारू आइलैंड, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाय, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बीच से होके गुजरता है, जो कि डिवाइड करता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक, दो हिस्सों में. इंडियन ओशन है, एशमोर आइलैंड है, कार्टियर आइलैंड है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ग्रूट आइलैंड है, अराफुरा सी, तैमूर सी, पापुआ न्यू गिनिया इसका जो नेबरिंग कंट्री है, लेकिन जो सेपरेट करता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ से. कोरल सी आइलैंड हो गया. इसका जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट माउंट पीक है वो कॉस्किस्को है, जिसकी टोटल हाइट है आपका 2228 मीटर. ऑफ फीट में बात करें तो 7310 फुट है. केप हॉवे है, ठीक. ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग के बारे में. तो ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी रही है, इसलिए इनके फ्लैग में आपको साइड में ब्रिटेन के भी फ्लैग का थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिलता है. और ये अपना फुल सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन के मोनार्क को. जिस तरह से जनरल इलेक्शन ब्रिटेन में होते हैं, उसी तरह से जनरल इलेक्शन ऑस्ट्रेलिया में होते हैं. मल्टी पार्टी, मतलब मल्टी पार्टी तो नहीं है, 2 या 3 पार्टी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, जब 2 से ज़्यादा हो पॉलिटिकल पार्टी तो हम उसे मल्टी पार्टी कहते हैं. लेकिन ब्रिटेन में 2 ही आपके इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज है. अपना एलिजेंस ये सपोर्ट करता है ग्रेट ब्रिटेन को, ठीक. और अभी भी जो आपके ब्रिटेन के मोनार्क है वो ऑस्ट्रेलिया के हेड है, स्टेट हेड है. तो यहाँ पे आपके जनरल, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है जनरल इलेक्शन में, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी होता है. और वो आपको कहते हैं, वो अपने मोनार्क, जो ब्रिटेन के मोनार्क है, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं. चलिए अब ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स को जान लेते हैं. वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज. लार्जेस्ट कंट्री है आपका ओशनिया कंट्रीज में, सबसे लार्जेस्ट ये है. फिर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, 3rd पॉइंट हो गया ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से. एंड ओल्डेस्ट, पुराना, फ्लैटेस्ट, फ्लैट मतलब बराबर, एंड ड्राइएस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट है. इसका 50% जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का वो ड्राई एरिया है. तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर क्लाइमेटिक कंडीशन पर्सपेक्टिव से बात करें. ग्लोबल वार्मिंग का भी शिकार हो रहा है ऑस्ट्रेलिया पे, भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है. ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी तरह से सर्दर्न हेमिस्फेयर में है, जिसका किसी भी नेबरिंग कॉन्टिनेंट या नेबरिंग स्टेट नेशन से कोई लैंड से लिंक नहीं है. ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी तरह से सराउंडेड है ओशन से और सी से है. ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन की बात कर ले तो 23.5 मिलियन के अप्रॉक्स इनकी पॉपुलेशन है. डेंसिटी की बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर में 3% पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, 3, ठीक. 6th लार्जेस्ट कंट्री है, बता दिया आपको. चलिए, इंपॉर्टेंट सी, अराफुरा सी, कोरल सी, पैसिफिक ओशन, तस्मान सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इंडियन ओशन और टिमोर सी देखने को मिलते हैं. इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं. कैनबरा, कैनबरा जो है इसका कैपिटल भी है. फिर सिडनी इसका जो हो गया आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इकोनॉमिक फाइनेंशियल हब है ये ऑस्ट्रेलिया का. फिर मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड. पर्थ और एडिलेड इंडिया में फेमस है, आप लोग जान सकते हो क्या, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट होता है. तो हमेशा आपने देखा होगा कि इंडियन टीम पर्थ में खेल रही है, एडिलेड में खेल रही है. तो ये जो 2 सिटी है वो भी ऑस्ट्रेलिया में फेमस है अपने क्रिकेट स्टेडियम को लेके, ठीक. ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट आपके सिटीज हो गए. अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो ये वर्ड है ऑस्ट्रेलिया, ये आपका
वर्ड डिराइव करता है, ऑस्ट्रल से बना है, AUSTRA, ऑस्ट्रल वर्ड, जिसका मतलब होता है आपका साउथ साइड। ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया वर्ड है ऑस्ट्रेलिया। लोकेशन, जिसका मतलब होता है लोकेशन विच इज फार, दूर है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स डोमिनेंट कल्चरल हेरिटेज, ब्रिटेन। और ये ब्रिटेन की ही कॉलोनी है, किसको, इसको एक ब्रिटेन के ही एक्सप्लोरर ने खोजा था, जिनका नाम था कैप्टन कुक। जिनके नाम से, क्योंकि वो न्यूजीलैंड को भी खोजे थे, तो जिनके नाम से जो न्यूजीलैंड का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उन्हीं के नाम से है, माउंट कुक। ठीक, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, और टोपोग्राफी की बात करें तो फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपका, ईस्टर्न कोस्ट से देखने को मिलता है और सेंट्रल बेसिन तक। जो इसके प्लेन है वो सवाना टाइप के हैं। रेनफॉल जो उसका है वो आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न साइड में, जो कि एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को सपोर्ट करता है। और वहीं आपका जो साउथ ईस्टर्न साइड कोस्ट लाइन है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की मोर देन 75% पॉपुलेशन रहती है। अब हम बात करेंगे टोपोग्राफी की और क्लाइमेटिक कंडीशन की। 4 इंपॉर्टेंट इसके क्लाइमेटिक कंडीशन है। पहला है ह्यूमिड ईस्टर्न हाईलैंड्स हो गया, ट्रॉपिकल सवाना ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, थर्ड हो गया मेडिटेरियन लैंड, और फोर्थ और लास्ट जो है वो आपका ड्राई इंटीरियर। ये ऑस्ट्रेलिया का 50% एरिया कवर करता है। देखिए, ये जो टोपोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अगर आपका यूपीएससी में आपका जो ऑप्शनल है वो अगर ज्योग्राफी है, या पीसीएस की बात कर ले तो उसमें भी पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया से ना पीसीएस में क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप जो भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन हमेशा जो है वो ईस्टर्न साइड से सर्दर्न हेमिस्फेयर के पूछते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स और आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, माउंटेन पीक, ये सब पूछता है। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसके किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन है, टोपोग्राफी क्या है। तो चलिए इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला है ह्यूमिड ईस्टर्न हाईलैंड्स। ये भी 2 डिवीजन में डिवाइड है। पहला है द टर्म ह्यूमिड ईस्टर्न हाईलैंड कुड रिफर टू डिस्टिंक्ट। पहला है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और दूसरा है साउथ ईस्टर्न हाईलैंड्स। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो ये सपोर्ट करता है मैसिव माउंटेन रेंजेस है, जो कि रन करता है ईस्टर्न साइड से, और जो कि आपका नॉर्दर्न क्वींसलैंड से लेके साउथ सर्दर्न विक्टोरिया तक देखने को मिलेगा। पार्ट्स ऑफ इट्स पर्टिकुलरली क्वींसलैंड एंड नाउ न्यू साउथ वेल्स एक्सपीरियंस, इस एरिया में आपको सिग्निफिकेंट रेनफॉल देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ का जो वेदर है वो ह्यूमिडिटी होता है, जिसमें ह्यूमिडिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर। ठीक, यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो किस साइड में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगा, तो ये वेस्टर्न साइड में आपका गोवा हो गया, मुंबई हो गया, ये सारी रीजन इसमें आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो आपके फॉरेस्ट एरिया, रेन फॉरेस्ट है, वो लशी ग्रीन होते हैं। ठीक, सपोर्ट करता है और एग्रीकल्चर में भी अच्छा होता है। फिर इसी आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ईस्टर्न द ह्यूमिड ईस्टर्न हाईलैंड में आपका जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेनियस पीक है वो है माउंट कॉस्कस, जो कि 888 मीटर है, वो देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब ह्यूमिड ईस्टर्न हाईलैंड में जो आपका ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर मैं बता दूं, गर्मियों में ये 53 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, बहुत हॉट, बहुत गर्म। और ठंडियों में विंटर सीजन में ये -22 सेल्सियस भी जाता है। ठीक, अब यहाँ के हम वेदर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो यहाँ का समर सीजन है वो नवंबर से जनवरी तक होता है, यानी कि हम भारत में है, तो भारत में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हमारा विंटर सीजन है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, फैब तक रहता है। ठीक, और जो हमारा विंटर सीजन है वो नवंबर से स्टार्ट होके फैब तक रहता है, और समर सीजन जो है वो आपको मार्च से लेके जून तक रहता है। और वही उसका उल्टा होता है सर्दर्न हेमिस्फेयर में। यहाँ पे जो सर्दी है वहाँ पे वो गर्मी होती है, और यहाँ पे जो गर्मी है वो वहाँ पे सर्द होता है। अब इसका दूसरा पार्ट है साउथ ईस्टर्न हाईलैंड। ये बायोरीजनिक रीजन है, बहुत सपोर्ट करता है, इसके यहाँ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलेगा, जो कि फैला है न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, आपको कैनबरा तक देखने को मिलता है। जैसे कि
न्यू इंग्लैंड, टेबल लैंड एंड सेंट्रल प्लेटू यहाँ पे है। यहाँ का वेदर भी ठंडा है, वेटी टाइप का है। वेटी वही प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर, ह्यूमिडिटी टाइप का है। ठीक, मैंने बता दिया। फॉरेस्ट है आपको देखने को मिलेंगे। नेशनल पार्क है तस्मानिया, जो है एक डिवोटेड नेशनल। तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है, वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया का 70% नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। वो एक पूरी तरह से नेशनल पार्क डेडिकेटेड एरिया है। ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रॉपिकल सवाना ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये जो है मॉनसूनी क्लाइमेट को सपोर्ट करता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा रेनफॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ समर सीजन में देखने को मिलेगा। द कोस्टल रीजन इज सब्जेक्ट टू ट्रॉपिकल साइक्लोन नोन एज विली विली। और इसी समर सीजन में जो हम सुनते होंगे न्यूज में कि ये विली विली आपका साइक्लोन आया है, और ये एग्जाम में भी पूछता है कि ये विली विली जो साइक्लोन है कहाँ, किस नाम से, किस कंट्री में जाना जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक, अब यहाँ पे हम विंटर की बात करें तो जो विंटर है आपका ड्राई होता है। विली विली हम बता दिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं मेडिटेरेनियन लैंड की बात करते हैं। हमें पता है मेडिटेरेनियन लैंड जो है वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, व्हीट, बार्ले प्लस साइट्रस फ्रूट्स को। तो ये जो क्लाइमेटिक है वो विच इज समर आर हॉट एंड ड्राई, और जो विंटर है वो माइल्ड एंड मॉइस्ट देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर वेल डेवलप है इन दिस क्लाइमेट में, जिसमें व्हीट, बार्ले, ग्रेप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, और इसी को इन लोग ज्यादा से ज्यादा, आपने सुना होगा जो वर्ल्ड के बेस्ट वाइन्स हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाता है। ठीक, तो इसको ये एक्सपोर्ट भी करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। अब बात करेंगे इंटीरियर जो है इसका ड्राई है। ऑस्ट्रेलिया का जो इंटीरियर लैंड है वो मोर देन 50% जो है वो ड्राई है, सूखा है यहाँ की जमीनें। The outback compasses most of Australia interior, covering 2/3 of the continent. This stretches from arid plain of Western Australia के arid plain से start होते हुए ये Northern Territory तक फैला हुआ है, सिम्पसन डेजर्ट तक। ठीक, अब देखिए जो ड्राई एरिया है जिसमें आपको गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये इसके आसपास देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लेक आयर आयर भी देखने को मिलेगा, जो सबकी लोवेस्ट पार्ट है इस एरिया का। ठीक, लेक आयर जो है वो आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट है सी लेवल से, जिसको वहाँ के लोकल बुश भी कहते हैं, और स्टीपी ग्रासलैंड यहाँ पे पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट आपके नेशनल पार्क्स की। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपका ये एरिया जो है इक्वेटोरियल हो गया, जो लश ग्रीन है वो डार्क ग्रीन में है, और जो लाइट ग्रीन में वो सब ट्रॉपिकल है। ये आपका डेजर्टिक एरिया हो गया पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और सर्दर्न ऑस्ट्रेलिया तक। हाँ, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये सारे इसके ग्रासलैंड है। और ये जो टेम्परेट है, जो कोस्टल एरियाज हैं ये आपके ऑस्ट्रेलिया के, जिसके इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया, तस्मानिया, कैपिटल टेरिटरी, कैनबरा इधर ही आता है। और ये मोर देन आपके 75% पॉपुलेशन यहीं पे रहती है। चलिए, अब नेचुरल वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें वैरायटीज देखने को मिलेगी, वैरायटीज भी और डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज भी। हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज हैं आपको, जिसमें कि यूकैलिप्टस ट्रीज देखने को मिलेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेटिव नेचुरल वेजिटेशन है। जिसमें और भी प्लांट्स हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगी। ठीक, जो कि अनयूजुअल है, जो कि और दूसरे कॉन्टिनेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिसमें कि पहला है आपका ये इस तरह से हम्मॉक ग्रासलैंड। इसे हम्मॉक ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। इसमें जो घासेस होते हैं एक पर्टिकुलर छोटे छोटे एरिया में झुंड में बनते हैं। द मोस्ट वाइडर स्प्रेड है, कवरिंग 23% कॉन्टिनेंट को ये कवर करता है। जिसमें आता है आपका एरिड प्लेन्स, स्पिनिफेक्स एंड अदर टफ ग्रासेस हैं। इनको स्पिनिफेक्स कहा जाता है। और ये जो ग्रास जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। डोमिनेट ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड को डोमिनेट मतलब ऑस्ट्रेलिया के ये पश्चिम ओर देखने को मिलेंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी में ये वाले हम्मॉक ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर नेचुरल वेजिटेशन कह रहा है तो नेचुरल वेजिटेशन में मैंने मेंशन किया हम्मॉक ग्रासलैंड, तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपके यूपीएससी में, पीसीएस में, या जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्रासलैंड किस
कंट्री का है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं, हम्मॉक ग्रासलैंड। दूसरा है आपका अकेशिया श्रब लैंड। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होते हैं, ब्राउनिश कलर में होते हैं, विच इज स्प्रेड नियरली 15% ऑफ लैंड मासेस पे देखने को मिलेंगे। दिस ड्राई वुडलैंड को एसेशियल वेटल्स भी कहा जाता है। फाउंड डाइवर्स रीजन फ्रॉम कोस्टल प्लेन से लेके इनलैंड डेजर्ट में भी इसे ये देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे आपका यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस जो है यहाँ का नेटिव वुडलैंड एरिया है। ठीक, ये इस तरह से होते हैं इसके पेड़, कवरिंग रफली 10% ऑफ द लैंड को ये कवर करता है। दिस ओपन फॉरेस्ट विद डोमिनेंट यूकैलिप्टस ट्रीज हैं, जो कि वेरियस आपको रेंज जोन में देखने को मिलेगा, एरिड एरिया में, सेमी एरिड एरिया में और कोस्टल रीजन में भी। फिर बात करते हैं वेटी सेक्रोफिल फॉरेस्ट। ये जो कहाँ आएगा, जहाँ पे आपकी बारिश जो वर्षा है वो अच्छी होती होगी, वहां पे देखने को मिलेगा। ये डेंस फॉरेस्ट है, जिसके जो डेंस फॉरेस्ट के जो पत्ते होते हैं वो एज कंपेयर टू आपके ड्राई एरिया से ब्रॉड होते हैं। एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। हाइयर रेनफॉल होता है जहाँ पे ये वहीं पे पाए जाते हैं, जैसे कि तस्मानिया हो गया और पार्ट्स ऑफ विक्टोरिया हो गया, नॉर्दर्न एरियाज में। फिर मैनग्रोव्स हो गया, अल्पाइन वेजिटेशन हो गया। मैनग्रोव्स तो हमें पता ही है ये कि कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट आपका, अगर मैं किसी दूसरे आपके स्टेट या नेशन के बारे में बता रही हूँ तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट के मैनग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरबंस हो गया, हाँ, ये हमारे भारत का मैनग्रोव है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कोस्टल एरियाज में एस्चुरीज के किनारे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है किसके लिए, फिश ब्रीडिंग और कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए भी। अल्पाइन वेजिटेशन, तो अल्पाइन जो है ये नाम से ही पता चल रहा है कि माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं, पहाड़ों पे पाए जाते हैं। कुछ इस तरह से इनका लुक होता है, जैसे कि हाई इन स्नोवी माउंटेन, उस माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है। एंड अदर पिक्स दिस कोल्ड when swept meadows, shrubland, both unique plants adapted to harsh mountain condition। देन इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात कर लें तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो रिवर है वो हमेशा आपका क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में भी, वन डे एग्जाम का, प्लस आपके स्टेट पीसीएस में भी, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस कहीं का भी है, नॉर्दर्न साइड का हो या सदर्न इंडिया का हो या नॉर्दर्न इंडिया का हो, ठीक, या हिंदी स्पीकिंग आपके स्टेट्स का हो, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हमेशा आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स को देख लेते हैं। पहला है मुर्रे रिवर, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। ये इसकी पूरी किलोमीटर है लेंथ 2508 2508। माइल्स में बात करें तो 1561 61 माइल 1561 माइल्स है, जो कि होके गुजरता है न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। फिर दूसरा जो है ये आपका डार्लिंग रिवर है। डार्लिंग रिवर जो है वो यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछ चुका है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में। चलिए, मुरे रिवर का ये मेजर ट्रिब्यूटरी है, ये आपका 1472 किलोमीटर लेंथ है। माइल्स की बात करें तो 915 माइल्स। ये आपका गुजरता है न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड। इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंट टू मुरे डार्लिंग बेसिन एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है ये आपका। फिर आता है फिट्जरॉय रिवर और फोर्थ वन इज ओरेड रिवर। फिट्जरॉय के बारे में बात कर ले तो ये क्वींसलैंड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो क्वींसलैंड वहाँ का स्टेट है। 563 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 350 माइल्स है। थ्रू द स्टेट सेंट्रल एंड वेस्टर्न रीजन से होके गुजरता है। फिर ओड रिवर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का लाइफलाइन कहा जाता है, सपोर्ट करता है आपके एग्रीकल्चर को, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को। फ्लोइंग 521 किलोमीटर 324 माइल्स है, किम्बरले रीजन से होके गुजरता है। ओल्ड रिवर सपोर्ट लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट, जनरेट हाइड्रो पावर, ट्रांसफॉर्मिंग द वंस एरिड लैंडस्केप इनटू फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल हब में भी कन्वर्ट कर दिया है इसने। फिर स्वैन रिवर और कूपर क्रीक की बात करते हैं। स्वैन रिवर जो है वो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट आइकॉनिक रिवर है, जो कि है आपका पर्थ सिटी से
होते हुए गुजरता है, जो कि एक स्वैन बेल्स का पिचस्क्यू बनाता है। एंड इट इज़ अ पॉपुलर स्पॉट फॉर रिक्रिएशन, ऑफरिंग क्रूजेस, स्विमिंग और सीनिक रिवर साइड के लिए फेमस है। कूपर क्रीक की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का। मेंडरिंग 1130 किलोमीटर 702 माइल्स है थ्रू क्वींसलैंड एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। इट फ्लो इनटू द वास्ट लेक आयर, अ क्विजेंशियल सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आउटबैक। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हो गए, 6 इंपॉर्टेंट रिवर हैं। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मर्सुपियल्स, मर्सुपियल्स देखिए उन जानवरों को कहा जाता है जो अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर एक पाउच के जरिए ही काफी दिनों तक रखते हैं और एक टाइम के बाद बहुत उन्हें नरिश करते हैं अपने ही पेट में रखकर। एक पाउच होता है एरिया इनका, इसी को मर्सुपियल का कहते हैं। अब इसके डिटेल को जान लेते हैं। मर्सुपियल एनिमल, ठीक क्या होता है? ये मैमेलियल आपके मेंबर है। इन्फ्रेसिस मैनुसिपिलिया इनका साइंटिफिक नेम है। ये ऑस्ट्रेलिया में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, थैली, ये आपको एक थैली का सपोर्ट करते हैं। मार्सुपियल जो इन जानवरों के बच्चे होते हैं, एक थैलीदार एरिया में रहते हैं अपने माँ के गर्भ में। ठीक, जब एक पॉइंट के बाद ये बड़े हो जाते हैं तब ये आपके पूरी तरह से नेचर में आते हैं, जिसे हम धानी प्राणी भी कहते हैं। स्तनधारी जानवरों की एक वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक थैली में रखकर चलते हैं। ये ज्यादातर पृथ्वी के एग्जिस्टेंस होने से पहले से ही आपके नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर में रहते थे, ठीक, पाए जाते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कंगारू, कोआला, पॉसम, वैम्बेट, तस्मानिया डेविल, ये सारी चीजें इसी में होते हैं। ठीक, ये इसका मतलब हो गया मर्सुपियल का। चलिए, मर्सुपियल ऑस्ट्रेलिया क्लेम टू फेम लाइज इन इट्स एक्सेप्शनल वैरायटी ऑफ मर्सुपियल पाउच मैमल दैट रेज देयर यंग इन एक्सटर्नल पाउचेस। हियर आर सम आइकॉनिक एग्जांपल। मैंने मर्सुपियल का बता दिया कि ये इसका क्या मतलब होता है। देखिए, मर्सुपियल जो है आपका, मैंने बताया कि स्तनधारी जानवरों का एक आपका वर्ग है, सेक्शन है, जो अपने बच्चों को, शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक थैली में रखकर चलते हैं। ठीक, ये आपको, जिसमें कंगारू हो गया, कोआला, पॉसम, वैम्बेट, तस्मानिया डेविल है। इन्हें हम हिंदी में धानी प्राणी के नाम से जाने जाते हैं, जानते हैं। धानी प्राणी यानी कि मर्सुपियल जो है वो नवजात शिशु अन्य स्तनधारियों के नवजात बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा वीक होते हैं और पैदा होने के बाद ये काफी समय तक अपनी माँ के ये जो फ्रंट जोन पे आपका थैला लगा होता है उसी में रह के डेवलप करते हैं। फिर एक टाइम के बाद ये मदर नेचर के आपके लैंड पर आते हैं। तो जिसमें इंपॉर्टेंट है कंगारू और वेलाबीज। कंगारू द क्विजेंशियल ऑशी सिंबल है ये। दिस होपिंग हर्बीवोरस, ये हर्बीवोरस होते हैं। वेरियस साइज और स्पीसीज हैं, फ्रॉम द माइटी रेड कंगारू से लेके एडोरेबल क्वेका तक है। फिर बात करते हैं कोयलास और तस्मानिया डेविल। ये कोयलास, कोयलास जो है आपका यूकैलिप्टस मंचिंग मैरोसुपियल होते हैं। कोयलास स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्नूजिंग इन ट्री, ये अपने पेड़ पे ही ज्यादातर रहते हैं। दे आर वल्नरेबल स्टेट ड्यू टू हैबिटेट लॉस। अब ये थोड़ी तरह से इनका जो कंडीशन है वो डेंजरस जोन में चला गया है क्योंकि हैबिटेट लॉस की वजह से। हाँ, और इसको कंजर्व करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है कुछ एफर्ट भी लगा रही है। वाइल्ड लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने पहला पढ़ा कंगारू, कोयलास और तस्मानिया डेविल। ये तस्मानिया डेविल्स हैं। ये थोड़े कार्निवोरस होते हैं, गुस्सैल होते हैं, विद डिस्टिंक्ट ब्लैक फर एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग फेरल कैट पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। फेरल कैट को खाते हैं। देयर पॉपुलेशन फेसेस थ्रेट फ्रॉम कंटेंजियस फेशियल ट्यूमर डिजीज की वजह से जो इनकी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में कम होते जा रही है। फिर मोनोट्रीमस, मोनोट्रीमस जो है वो एक यूनिक है, इस कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये इनका जो बॉडी का अपर पोर्शन होता है वो कटीले टाइप का दिखता है। इनमें भी टाइप्स होते हैं। तो यूनिक ग्रुप है मोनोट्रीमस, लेस एग्स एंड नर्स देयर यंग विथ मिल्क। ये अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। द एशिडना, अस्पेनी एंटीएटर एंड द डक बिल प्लेटप्स
आर द ओनली सर्वाइविंग मोनोट्रिम स्पीसीज हैं ऑस्ट्रेलिया, मेकिंग देम लिविंग फॉसिल्स एंड कंजर्वेशन प्रायोरिटीज। बर्ड्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो भी इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, एक है ईमस और दूसरा है कूकाबुरस। ये ईमस कुछ इस तरह से दिखते हैं और कूकाबुरस कुछ इस तरह से। ईमस की बात कर लें तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है आफ्टर ऑस्ट्रिच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रिच तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, लेकिन सेकेंड कौन है? सेकेंड वन इज ईमस। ईमस जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है बट एक्सीलेंट रनर। ये दौड़ते हैं पर उड़ नहीं सकते। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डिस्पर्सल एंड इकोसिस्टम हेल्थ। ओके, क्यूकाबरस जो है वो आपका दिस लाउड लाफिंग बर्ड है। ओके, ये एक तरह से इनकी जो आवाज होती है वो किस तरह से होती है, ऐसा लगता है कि हंसते हैं, तो ये लाउड लाफिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये हेल्प करते हैं इंसेक्ट पॉपुलेशन एंड ऐड वाइब्रेंट कैरेक्टर टू द ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप। फिर हम बात करेंगे लायर बर्ड। लायर बर्ड कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये मिमिक्री बर्ड भी इन्हें कहा जाता है। ये आवाज निकालते हैं और भी दूसरे बर्ड्स की, हाँ, इवन की ह्यूमन वॉइस को भी ये कॉपी कर सकते हैं, तो इन्हें लायर बर्ड्स कहा जाता है। ये कुछ इस तरह से होते हैं। अब बात करेंगे रेप्टाइल्स की, तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और गुआनास। ये गुआनास है, लार्ज मॉनिटर लिजर्ट है, ये लिजर्ट की फैमिली से आते हैं। इंपॉर्टेंट रोल एज स्क्वेंजर्स एंड इंसेक्टिवोरस। ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, एक तरह से धरती की सफाई करते हैं। दे आर कल्चरली सिग्निफिकेंट टू इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन एंड प्रोटेक्टेड अंडर वेरियस कंजर्वेशन लॉ के अंतर्गत इसको प्रोटेक्शन दी गई है कि इनकी जनसंख्या घटे ना। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड में पाया जाता है। मोस्ट पावरफुल स्विमर में से एक है ये, ठीक। चलिए मरीन की बात कर लेते हैं। तो मरीन में ग्रेट बैरियर रीफ आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से और ज्योग्राफी से तो है ही। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम है ग्रेट बैरियर। द ग्रेट बैरियर रीफ इज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जिसमें आपको 1500 से भी ज्यादा फिश स्पीसीज देखने को मिलेंगी। कोरल स्पीसीज 411 से ज्यादा, 134 शार्क और रे स्पीसीज देखने को मिलेगा। कंजर्वेशन जो है इसका क्रिटिकल हो गया है। अभी हाल ही दिनों में क्लाइमेट चेंज का इस पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, इस पे एफर्ट लगाया जा रहा है कि इसको कंजर्व करके रखा जा सके। टूरिज्म और फिशरीज के लिए ये वर्ल्ड फेमस है। वेल्स एंड डॉल्फिन्स की बात करें तो हम पैक जो वेल्स है माइग्रेट करती हैं अलोंग द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट फॉर ब्रीडिंग के लिए आती है। वाइल प्लेइंग डॉल्फिन्स कैन बी सीन फ्रॉकलिनिंग इन बेज एंड एस्चुरीज में आपको वेल्स और डॉल्फिन्स देखने को मिल जाएगा। फिर सी टर्टल है। सी टर्टल्स की बात करें तो ग्रीन लॉगर हेड सी टर्टल्स है। ये ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चों को जन्म देने के लिए आते हैं, मेकिंग दैम इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन टारगेट, प्रोटेक्टिंग नेस्टिंग साइट्स एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है अगर हमें अपने सी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट मरीन ड्राइव्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। आयरन ओर। आयरन ओर क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेस है जो कि एक्सपोर्ट होता है अक्रॉस द ग्लोब। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्लोबल पावर हाउस है मिनरल्स के मामले में। बूस्टिंग एंड अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगी, ठीक, जो कि फ्यूल इंडस्ट्री को और इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड को सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहला है आपका आयरन ओर। आयरन ओर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के रेंज सुप्रीम वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑस्ट्रेलिया, आयरन ओर की बात करें तो, हाँ, जो कि यूज होता है स्टील प्रोडक्शन में। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पीलीबारा रीजन में, हाँ, विच इज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कंट्री इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया का आयरन ओर का पिलबारा रीजन क्यों जाना जाता है? तो ये अपने आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। आयरन ओर जो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। देन फिर बात करेंगे बॉक्साइट, जिसे एल्यूमिनियम ओर भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका बॉक्साइट में। प्राइमरी सोर्स इसका एल्यूमिनियम है, ठीक। क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है मेजर इसके डिपॉजिट हैं। फिर बात करेंगे हम गोल्ड के बारे में। गोल्ड तो सभी का फेवरेट होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ही शौकीन होते हैं गोल्ड के, तो बहुत सारी ज्वेलरीज पहनते हैं गोल्ड का, ठीक।
अभी फिलहाल में बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड जो बैंक में रिजर्व किसके पास है, वो है आपका अमेरिका। अमेरिका के पास जो है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। चलिए अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है सिनोनिम्स विद गोल्ड, गोल्ड और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कब से? सिंस द 19th सेंचुरी गोल्ड रश एंड इट्स रिमेन सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर इवन टुडे भी। आज के भी टाइम में गोल्ड प्रोड्यूसिंग में ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला नाम है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड माइंस का घर है एंड गोल्ड जो है वो आपका प्रीशियस मेटल भी है। ठीक, फिर है अदर रिसोर्सेज की बात कर ले तो मिनरल में बात कर ले, यूरेनियम है आपका, ये कॉपर, यूरेनियम, निकिल, लीड, कोल, ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक, जैसे कि कॉपर, जिंक, लीड, कोल, यूरेनियम और एंड जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए यूज और यूरेनियम का तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो हमें पता होना चाहिए यूरेनियम जो है वो बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट होती है। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी में इसका यूज होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग में, इंडस्ट्रियल एक्सरे में, मटेरियल साइंस में और कैटालिसिस में यूज होता है किसका? यूरेनियम का। फिर लिथियम की बात कर लेते हैं। तो देखिए लिथियम बैटरीज जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये आपका क्या कहते हैं मोटर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ग्लोबल पावर हाउस है मिनरल्स के मामले में। ठीक, तो लिथियम इनमें से एक इम्पॉर्टेंट है। तो लिथियम की बात कर लेते हैं, ये बार बार हो जा रहा है, सॉरी। लिथियम विद द राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैंने कहा ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका यूज होता है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में लिथियम का यूज होता है। लिथियम हैज बिकम हाईली सॉट आफ्टर मिनरल्स के बाद लिथियम बहुत बड़ा डिमांड होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया पोसेस सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट है ऑस्ट्रेलिया के बाद, प्राइमरी इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफी फ्लरिश है अपने मिनरल रिसोर्सेज के मामले में एंड मेकिंग अ ग्लोबल लीडर इन एक्सपोर्टिंग लिथियम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो लिथियम के मामले में ऑस्ट्रेलिया टॉप में है। ठीक, लैटिन अमेरिका का जो बोलीविया है वो भी लिथियम में आगे है प्रोड्यूसिंग में। तो इंडिया का उससे टाई अप हुआ है कि वो इन फ्यूचर इंडिया को लिथियम सप्लाई करेगा। अभी हमने ठीक, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। चलिए अब इकोनॉमिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। तो देखिए इकोनॉमिकली ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक प्रॉस्परस स्टेट है, कोई इसमें शक नहीं है। ठीक, प्रॉस्परस है और लीस्ट पॉपुलेटेड है, प्रॉस्परस है, एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन अपनी लॉयल्टी ब्रिटेन को देता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका मैं बता दूं सपोर्टर है, वो यूएस हो गया, जापान हो गया। तो इनकी चीजें यूरोप जाती हैं, अमेरिका जाती हैं, जापान जाती है, तो जिसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट से जो पैसा है, मनी है, उनके देश में अच्छे एक स्टैंडर्ड में आता है, जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी है। सर्विस के मामले में बात करें तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। हाँ, 62% ऑफ जीडीपी सर्विस सेक्टर को देता है, 78% वर्कफोर्स। दिस encompasses एवरीथिंग फ्रॉम फाइनेंस से लेके बिजनेस सर्विस टू टूरिज्म टू हेल्थ केयर। सर्विस में भी टॉप पे रैंक में है। फिर माइनिंग में भी टॉप रैंक में है, दो नॉट एज डोमिनेंट एज इट्स वंस वाज, बट स्टिल इट कंट्रीब्यूट्स 8.4% जीडीपी का हिस्सा माइनिंग एरिया से आता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है गोल्ड, लीड, जिंक, आयरन ओर, लिथियम, ये सारी चीजें। एग्रीकल्चर में जीडीपी की बात करें तो कम है, 2.1% जीडीपी का इसका कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्रुशियल एक्सपोर्ट अर्नर है जैसे कि वीट, बीफ एंड डेयरी, और इसके मेन इंपॉर्टेंट है। शीप के मामले में शीप का जो वूल होता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया उसमें भी नंबर 1 है आपका। ठीक, ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका ये टॉप का ही है। तो वीट, बीफ, बीफ जो है आपका यूरोप जाता है, यूएस जाता है, जापान जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो जीडीपी का 5.7% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें आपके गुड्स हैं, फूड प्रोड्यूसर्स हैं, बेवरेजेस और केमिकल्स के लिए। इकोनॉमिक इसका जो पावर है वो कैसे है, स्ट्रेंथ क्या है? अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, स्टेबल गवर्नमेंट है, एजुकेटेड है, लिटरेसी रेट काफी अच्छी है, स्किल वर्कफोर्स है,
ट्रेंड है, जो जिस एरिया में काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज है वर्ल्ड के साथ, और इकोसिस्टम है, आपका टूरिज्म में भी अच्छा है, सर्विस सेक्टर में अच्छा है, हेल्थ सेक्टर में अच्छा है। तो ये इसके कुछ स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और चैलेंजेस की बात करें तो कमोडिटी प्राइसेस पे डिपेंडेंसी है, राइजिंग इनकम इनक्वालिटी बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लूमिंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि एग्रीकल्चर और जो मरीन रिसोर्सेज है उसको इफेक्ट करेंगी नेगेटिव वे में। ठीक, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत वाइट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो ये जो वाइट पॉपुलेशन है ये जो है यूरोप से ही आया है, क्योंकि ये ब्रिटेन की कॉलोनी है। तो ये उन्हीं के पूर्वज आए थे, ये उन्हीं के जनरेशन है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की रियल एब ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है, जिसको एब ओरिजिनल्स कहते हैं यूरोपियंस, ब्रिटिश कॉलोनी ने उन्हें एब ओरिजिनल कहा था, जो यहाँ पे राज करते थे, उन वो जो है वो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। अभी भी वो इतनी अच्छी तरह से हिस्सेदारी नहीं है अपने कंट्री के इकोनॉमिक में या पॉलिटिक्स में। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन पे फोकस करिए। लेकिन हाँ, नेगेटिव पॉइंट ये है कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। आप बहुत सारे रिपोर्ट देख सकते हैं न्यूज़ में कि ऑस्ट्रेलिया के जो नेचुरल इनहेबिटेंट हैं, जिन्हें एबोरिजिनल कहा जाता है, वो बहुत सारे लेवल्स पे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हैं। ठीक, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब नोट कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है वो वेल पोजीशन है कंटिन्यू इकोनॉमिक ग्रोथ में, थैंक टू डाइवर्स इकोसिस्टम की वजह से। इसके अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, इनोवेशन पे फोकस करता है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नेगेटिव वे में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट काम कर रही है इन सारी चीज़ों को। लेकिन ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया है एक डेवलप कंट्री है। ठीक, चलिए, ये तो रहा ऑस्ट्रेलिया और उसके जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने इसमें कवर अप किया। ठीक, जिसमें ट्रेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग क्या उसकी इकोनॉमिक है, ये सारी चीज इम्पोर्टेंट हो गए, इम्पोर्टेंट सिटीज हो गए, इम्पोर्टेंट आपके क्लाइमेटिक कंडीशन जोन्स, ये सारी चीज़ों को हमने कवर किया। होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आएगा, बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया। इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।